गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज है नया दिन और नए दिन की नई करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 20 मार्च। बेटा 20 मार्च क्या होता है? 20 मार्च होता है इंटरनेशनल स्पैरो डे, है ना। आज है गौरैया दिवस। तो बेटा गौरैया दिवस के बारे में आप मुझे बताइए और इसकी थीम बताइए, है ना। मैंने फिलहाल इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बना रखा है, तो उस शॉर्ट को आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसे तुरंत देखिए। और आज गौरैया दिवस है, ये तो फ्री की करंट अफेयर है। ठीक है, 20 मार्च हर साल हम क्या मनाते हैं? गौरैया दिवस। ठीक है, चलो बेटा अब शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन शुरू हुआ है, तो ये कहां पर शुरू हुआ है? ठीक है, तो लद्दाख, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पौंडीचेरी। तो बेटा खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए ये गेम शुरू किए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और अगर हम खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत ही काफी टाइम से हो चुकी है और इस पे कई सारे अलग अलग एडिशंस होते हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, पैरा गेम्स होता है, खेलो इंडिया गेम्स होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम का ये दूसरा एडिशन जो है वो बेटा कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुआ। तो याद रखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अभी शुरू हुआ है, इसकी और भी अपडेट आएंगी तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, अच्छा इसका जो मैस्कॉट है ना, तो उस मैस्कॉट का नाम याद रखिए उज्ज्वला। उज्ज्वला इसका मैस्कॉट है, मैस्कॉट याद रखिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला एडिशन बेटा 2023 में शुरू हुआ था। हर साल ये होता है। ठीक है, ये एनुअल एडिशन है और बेसिक इसका जो मोटिव है इनेबल डिसेबल एथलीट्स को प्रमोट करना है। ठीक है, और लोगों तो आपको पता ही है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स आर एनुअल स्पोर्ट इवेंट अंडर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव फॉर डिसेबल एथलीट्स। तो इसका मेन मोटिव है डिसेबल एथलीट्स को प्रमोट करना, उनके अंदर की डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज को दिखाना, है ना। तो ये याद रखिएगा। ठीक, अभी इसी पर ही बेस आपकी एक मूवी थी चंदू चैंपियन, आपने देखा भी होगा। वो भी डिसेबल एथलीट्स के ऊपर थी। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल उन्होंने ही जीता था। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एथलीट वॉज रिसेंटली बैंड फॉर 4 ईयर। ठीक है, ताजा ताजा न्यूज है, अभी हाल फिलहाल में एक एथलीट हमारा डोप टेस्ट पास नहीं कर पाया और उसको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो उस एथलीट का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन आर अर्चना जादव, बजरंग पूनिया, विनेश फोगट, अजय नारायण। तो बेटा अभी हमारी जो एथलीट है कौन? अर्चना जादव। इन्होंने डोप टेस्ट को पास नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से इनको 4 साल का इनके ऊपर बैन लग गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अर्चना जादव की अगर हम बात करें तो इन पर 4 साल का बैन लग गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्चना जादव की बात करें तो ये एक धावक है। ठीक है, 400 मीटर रेस करने वाली ये धावक है, इनको याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप इन 2025? ठीक है, वो कौन सी टीम है जिसने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? ठीक है, ऑप्शन था झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो लास्ट ईयर का जो चैंपियन थे बेटा कौन थे? आपके हरियाणा थे। हरियाणा इस बार फिर फाइनल में पहुंचा, लेकिन हरियाणा को झारखंड ने हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। तो इस साल की जो 15 हॉकी नेशनल चैंपियनशिप है उसका विनर बेटा कौन है? झारखंड। झारखंड किसको हरा के जीता? हरियाणा को। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड जीत गया है और किसको हरा के जीता है? हरियाणा को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन विच स्टेट वॉज द लचित बालफक्रम पुलिस एकेडमी इनॉर्गेटेड? बेटा लचित बालफक्रम की जब हम बात करते हैं तो अहोम किंगडम की याद आ जाती है हमें। नॉर्थ ईस्ट का वो किंगडम जिसने हर रूलर्स को बहुत सताया, स्पेशली मुगल रूलर कभी भी आ, असम या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ अहोम डायनेस्टी। ठीक है, लचित बालफक्रम अहोम डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर थे, तो इसे याद रखिएगा। और लचित बालफुकरम एकेडमी कहाँ पे होगी? तो बेटा इसमें नॉर्थ ईस्ट का आपके पास एक ही स्टेट है, कौन सा? असम। तो ये एकेडमी आपकी कहाँ मिलेगी? असम में। अमित शाह जी ने इसे इनॉर्गेट किया है, ताज़ा ताज़ा न्यूज़ है,
इसे ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट पे काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। असम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम में नेशनल पार्क बहुत सारे हैं। असम किन किन नेशनल पार्क के लिए फेमस है? काजीरंगा है एक तो, ठीक है, और कौन सा नेशनल पार्क है बेटा? ओरंग है, नामदा, नमेरी है, ठीक है। इस तरह से कई सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? आपके असम में। तो असम में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लचित बालफक्रम पुलिस एकेडमी वॉज इनॉर्गेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन देरगांव असम। देरगांव असम में इसे इन्होंने इनॉर्गेट किया है। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट में पुलिस एकेडमी खोलने का मोटिव ये है कि वहां पर भी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती हों। इसका एक इनिशिएटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन किए जाएं, ठीक है। ठीक, लचित बालफक्रम एकेडमी देवगांव में है ना। और इस एकेडमी के इनॉग्रेशन के टाइम में आपके असम के सीएम भी इसमें आए थे, हेमंत बिस्वा जो थे, और इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये दो मिनिस्टर्स के नाम भी आपको याद रखने। वैसे तो असम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए असम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच कंट्री रीच अ हिस्टोरिक peace agreement with Azerbaijan on March 13, 2025 to end nearly 4 decades of conflict। 40 साल पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और अजरबैजान के साथ वो किस कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बेटा? काफी टाइम से न्यूज में रहता है, कभी न्यूज में रहता है, कभी फिर चला जाता है, और ये काफी टाइम से न्यूज में है ना। पिछले 4 साल में तो हम ही ने 3 बार इसको न्यूज में देख लिया है। तो अगर देखा जाए तो ये कन्फ्लिक्ट किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है। तो आर्मेनिया के बीच में ये कन्फ्लिक्ट फाइनली अब अपने एंड पर आ गया है। ये टेक्निकली ऑन पेपर बोला जा रहा है, लेकिन अब ये इसमें कितना एंडिंग हुई है कितना नहीं हुई है तो हमें समय ही बताएगा। अब बात करते हैं कि इसमें वो एरिया कौन सा था जहां पर हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो नागोर्नो काराबख का जो रीजन था, जो बेसिकली अजरबैजान और आर्मेनिया के बाउंड्री पर है, आप देख सकते हैं। तो ये रीजन को लेकर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। आर्मेनिया एंड अजरबैजान रीच अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट on 13 March 2025 aim to at ending their long-standing conflict over Nagorno-Karabakh region. The peace treaty was a significant step toward the establishing stability in the South Caucasus। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इन्होंने एग्रीमेंट कर तो लिया है, लेकिन अब देखते हैं कितने दिन चलता है, ठीक है। ये जो कंट्री है आपकी अजरबैजान, अजरबैजान एक तरफ से कैस्पियन सी से कनेक्टेड है ना, बट आर्मेनिया काफी तरफ से लैंडलॉक ही है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है, अजरबैजान इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। तो इस तरह से लैंडलॉक वाले भी वर्ड आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एज ग्रुप टारगेट बाय पीएम युवा 3.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पीएम युवा स्कीम किसके लिए है? तो यंग ऑथर्स के लिए है। वो यंग ऑथर जो बहुत अच्छा लिखते हैं उनके लिए पीएम युवा स्कीम 3.0 है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है वो क्या है? ये किस एज ग्रुप के लिए है? बिलो 40, बिलो 50, बिलो 30, बिलो 25। तो बेटा ये बिलो 30 इसका सही आंसर है। 30 साल से कम उम्र के जो यंग ऑथर है उनको प्रमोट करना, उनको प्रोत्साहित करना इस स्कीम का मेन मोटिव है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पीएम युवा स्कीम की अगर हम बात करें, इन व्यू द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन ऑफ पीएम युवा स्कीम विद लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग एंड बडिंग ऑथर इन 20 इंडियन लैंग्वेज। देखो हमारे पास जो है 22 भाषाएं हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन लैंग्वेजेस हैं कितनी? 22 है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बताओ किस शेड्यूल में ये मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश और राजस्थानी नहीं है, तो हमने इसमें अलग से इसको मेंशन कर दिया है। पीएम युवा स्कीम में 24 अलग अलग भाषाओं में ऑथर्स ने प्रमोट किया, है ना। 1 और 2 इसका जो एडिशन था, अब 3 आ गया है, तो 3 लॉन्च हुआ है, तो इसकी वजह से ये न्यूज में तो पूछ सकते हैं पीएम युवा स्कीम किस लिए है, तो इट इज फॉर यंग ऑथर्स, है ना। अब एलिजिबिलिटी क्या है? बिलो 30 ईयर्स होने चाहिए, और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? 50,000 पर मंथ। मतलब अगर आपने इसमें आपका नाम आ गया तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और हर साल इसका जो
ओपनिंग फेज होता है वो मार्च अप्रैल के आसपास ही होता है, तब आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएम युवा स्कीम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट डस अपार आईडी एम टू स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अपार आईडी बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनके से रिलेटेड ये अपार आईडी है, स्टूडेंट आईडी है ना। ठीक, बेसिकली अपार आईडी जो है एक तरह का स्टूडेंट रिकॉर्ड रखने की एक आईडी है कि पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट कहाँ पे कैसे हैं। इसको जैसे हमारी आधार होता है उसी तरह से अपार आईडी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हमें स्टूडेंट्स का पूरा एग्जैक्ट डेटा मिल सके। ठीक है, अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा ये छोटे बच्चों के लिए, जो भी बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं उनकी अपार आईडी बनना अब नेसेसरी होगी, गवर्नमेंट ने बोला है। तो हर स्कूल इसको मांग रहा है। इसके लिए आधार कार्ड नेसेसरी होता है, आधार कार्ड के थ्रू बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी एक अपार आईडी जनरेट हो जाती है, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक वही सेम रहती है। उसी आईडी पे उसका सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। ये तरह की जो बोल सकते हैं बच्चों के लिए आधार कार्ड के जैसा है, पूरा का पूरा डिटेल एक जगह पर है। ठीक है, और ये आईडी जो होती है 12 डिजिट की होती है, बेटा याद रखिएगा। कितने डिजिट की होती है? 12 डिजिट की होती है। ठीक है, और डिजी लॉकर से तो आप लोग परिचित ही हैं। डिजी लॉकर पे आपका सारा का सारा डेटा वहां पर अवेलेबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे काफी सारी चीजें हमारे सिस्टम में क्लियर हो जाएंगी, पारदर्शिता आ जाएंगी, जो भी फॉर डॉक्यूमेंट फॉर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस अपार आईडी का जो मेन थीम है या बोल सकते हैं टैगलाइन है वो है वन नेशन वन आईडी फॉर स्टूडेंट, है ना। तो इसे याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लाई गई है, इसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज गिवन द होलबर्ग अवार्ड। ठीक है बेटा, होलबर्ग अवार्ड जो है वो नॉर्वे से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे से, है ना। नॉर्वे का कैपिटल तो आपको पता ही है, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे जो है वो एक ऐसे देशों में आता है, उसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। वहां पे 12 महीने का दिन, सॉरी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो नॉर्वे से दिया जाता है कौन सा प्राइज? हॉलबर्ग प्राइज। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हॉलबर्ग प्राइज किस फील्ड में दिया जा सकता गया है, और इस बार हॉलबर्ग प्राइज किसे मिला? तो बेटा हॉलबर्ग प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क की फील्ड में दिया जाता है। और इस बार किसको दिया गया है? गायत्री चक्रवर्ती को। गायत्री चक्रवर्ती जो है बहुत फेमस हमारी इंडियन बोल सकते हैं कि ऑथर है। आप फोटो देख सकते हैं गायत्री जी का, काफी उम्र हो गई इनकी। गायत्री चक्रवर्ती हैज बीन ऑनर्ड विद 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल वर्क इन लिटरेरी थ्योरी एंड फिलोसफी। She has made a significant contribution in the field of such comparative literature and translation. ओके, तो ये इनको ये अवार्ड मिला है। तो हॉलबर्ग प्राइज वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज किसी इंडियन को मिल गया है एक इंटरनेशनल प्राइज, तो ये अब आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज को जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका अवार्ड। ठीक है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना। अभी ये अवार्ड शुरू हुआ है, अभी ये इसके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इस कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, उसकी डिटेल एनालिसिस आपको कल मिल जाएगी, है ना। अभी क्या है कि अभी ये चल ही रहा है, रनिंग में है, इसके सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो अभी हमने इससे पूरा कंप्लीट एनालिसिस नहीं हो पाया है। रामनाथ गोयनका जो थे वो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे। द इंडियन एक्सप्रेस हमारा एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है इंडिया का, और उसके फाउंडर थे। तो ये किस फील्ड में दिया जाएगा बेटा? जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है ना। और इंडियन एक्सप्रेस हर साल ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, रामनाथ गोयनका जी की याद में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जर्नलिस्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर था जो आपका मिडिल ईस्ट में जो इतनी सारी दिक्कतें थी उनको सामने लाने वाले, हालातों को सामने लाने वाले जर्नलिस्ट को दिया गया था। तो इस साल भी इसी तरह से किसी अच्छे जर्नलिस्ट के लिए को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। 20 अलग अलग फील्ड होती हैं और कई सारे जूरी मेंबर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से इसको करते हैं। इस अवार्ड को इनॉर्गेट किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। तो ये अवार्ड अभी चल ही रहा है। ठीक, अभी इंडिया में दिया जाता है, इंडियन एक्सप्रेस से करता है। कब से कर रहा है? 2006 से, मतलब 19 साल हो गए इस अवार्ड को दिए जाने के लिए।
और जर्नलिज्म की फील्ड में एक्सीलेंस काम करने के लिए, एक्सीलेंट काम करने के लिए ये अवार्ड बेटा दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामनाथ गोयनका की बात करते हैं तो इनका अपना अलग ही इतिहास है। ठीक है, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की स्टार्टिंग करी थी 19, ठीक है, और 1930 में इन्होंने इसके ज़्यादातर स्टेक्स को बॉट कर लिया था। तो इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक हैं होलसेल बोल सकते हैं यही थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इंडिया टुडे भी मैगजीन इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, और ये जो अवार्ड है इनकी याद में शुरू किया गया है, किनकी, रामनाथ गोयनका की याद में। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रामनाथ गोयनका की जो अवार्ड्स हैं इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द 14th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड। ठीक है, आसियान, यहाँ पे आसियान होगा बेटा, आसियान 14 आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है ना। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो है ना, ये कहाँ पर हुई। ठीक है, बोल सकते हैं इसको हम ADMM प्लस, है ना। ये मीटिंग कहाँ पर हुई। ठीक है, तो बेटा ये मीटिंग हुई इंडिया में, न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी क्या है, आसियान के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, 14 मीटिंग ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM प्लस, सॉरी, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप इन काउंटर द टेररिज्म विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में हो रही है और इंडिया और मलेशिया इसको चेयर कर रहा है एक साथ, है ना। मतलब इसके हेड चेयरिंग जो मेंबर नेशंस हैं वो कौन से हैं, मलेशिया और इंडिया। बाय डिफॉल्ट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, बट आसियान +3 का मेंबर इंडिया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बेटा थोड़ा सा आसियान के बारे में भी जान लेते हैं, आसियान क्या है और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको भी समझना है। देखो आसियान, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे हम बोल लेते हैं आसियान। 1967 में बना। ठीक है, आसियान कब बना बेटा, 1967 में। तो कोई आपसे पूछे आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, जकार्ता में। ठीक है, इसमें टोटल 10 मेंबर है ना। 11वां मेंबर जोड़ने की बात चल रही ईस्ट तिमोर की। ठीक है, इसमें 10 मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, एक म्यांमार है, ठीक है, दूसरा थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। ये 5 कंट्री एक साथ लैंड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, फिर आपका मलेशिया है, ठीक है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपींस है एंड ब्रुनई है। तो टोटल कितने कंट्रीज हैं आसियान में, 10 नेशन इसमें शामिल है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान, बट आसियान +6 के थ्रू इंडिया इसमें, आसियान +3 के थ्रू इसमें इंडिया ऐड है, याद रखिएगा। ठीक है, आसियान में ऑब्जर्विंग मेंबर के फॉर्म में इंडिया ऐड है। ठीक है, लेकिन आसियान का डायरेक्ट मेंबर नहीं है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है, इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आसियान नेशन, बिल्कुल नहीं। भाई इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, और ये तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है ना। साउथ ईस्ट एशियन नेशन हमारे बेटा कितने हैं, 10 हैं। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, आसियान कब बना था, 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, जकार्ता में। तो याद रखिएगा, आसियान से रिलेटेड चीजें अक्सर आती रहती हैं और पेपर में आपका क्वेश्चन बनाती रहती है। तो गाइस आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपको 2x पे लगाने की जरूरत ना पड़े। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।